नाज़रीन, अॼु असां हिकु नए महिमान सां गॾु पंहिंजे प्रोग्राम अफ़्तार ते गुफ़्तार में हाज़िर आहियूं। अॼु जो असांजो महिमान पीपल्स पार्टी जो इंतिहाई क़ाबिल एहतराम सीनियर ऐं पीपल्स पार्टी सिंध जो जनरल सेक्रेटरी, सिंध मां चूंडियल सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो मेंबर ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब, आपका शुक्रिया। ताज हैदर साहब, आप ने सियासत में किस तरह कदम रखा और कैसे आप सियासत की तरफ आए? पार्टी बनने से पहले से भुट्टो साहब के साथ तो किताबत भी रहती थी। अच्छा, वो फाइल इत्तेफाक से महफूज रह गया तो मैंने आर्काइव्स में दे दिया और बस उस वक्त से। जो आपने अपनी फाइल आर्काइव्स को दी है, उसमें क्या क्या है? भुट्टो साहब के कुछ खतूत हैं, कुछ मेरे खतूत हैं पार्टी बनाने के बारे में कि क्या प्रोग्राम होना चाहिए और क्या मवाद है उसका। मैं एक चीज़ कहूँ कि उससे कुछ हालात का अंदाज़ा होगा कि मैं कह रहा था कि एक नेशनलिस्ट पार्टी हो, मेरी तजवीज़ ये थी। वो इसलिए कि मैंने कहा कि जनाब जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो सोशलिज़म के नाम पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन करेंगे और अयूब खान ज़ाहिर है कि वो सोशलिस्ट दुश्मन थे, कम्युनिस्ट दुश्मन थे। तो मैंने कहा कि हम एक नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म बनाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा ये तो हिटलर का प्रोग्राम था, तो तुमने हिटलर कहाँ से छुप गया है। और उन्होंने कहा नहीं, सोशलिज़म होगी और सोशलिज़म की मुल्क को ज़रूरत है और हमें ये बात कहनी चाहिए ताकि कितनी भी मुखालफत की हो। और जब मुखालफत हुई और मजहबी प्लेटफॉर्म से मुखालफत हुई, क्योंकि मजहबी प्लेटफॉर्म पहले दिन से हमारे खिलाफ है और भुट्टो साहब की जो थीसिस है वाई ये पार्टी, उसमें उन्होंने आर्गू यही किया कि मजहबी जमातों का सियासी प्लेटफॉर्म है, जो दाएं बाजू की जमातें उनका एक सियासी प्लेटफॉर्म है, बाएं बाजू का कोई सियासी प्लेटफॉर्म इस वक्त नहीं है, लिहाजा एक पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने मजहबी प्लेटफॉर्म से जब हमला किया कि इस्लाम की बात की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सीधी बात की कि इस्लाम हमें मसावात का हुक्म देता है और मसावात का बेहतरीन तरीका ये है कि हम सोशलिस्ट निज़ाम मईशत उसके ऊपर चलें तो माशरे के अंदर मसावात कायम हो सकती है। बहरहाल बहुत बड़ा जहन था, एक बड़ा कमिटमेंट था, बहुत बड़ा मुतालिया था उनका, नई चीज़ें सोचते थे, हमने बहुत कुछ सीखा। ताज हैदर साहब, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक पढ़े? ये कराची में यहाँ रनछोड़ लाइन, पहले तो एक हाली मुस्लिम हाई स्कूल था जो यंग मेंस मुस्लिम एसोसिएशन का क्लब था गार्डन पे हमारे घर के बराबर। तो उस क्लब में चटाइयाँ बिछ जाती थी सुबह को और स्कूल हमारा चलता था। तो वहाँ इब्तदाई 2-3 साल, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल ये रनछोड़ लाइन का जो उसके अंदर में आ गया था। लेकिन असातिज़ा की मेहनत थी, तवज्जो थी, तो थोड़ा बहुत सीख लिया। कहाँ तक पढ़े? ज़्यादा नहीं पढ़ा मैं प्योर मैथमेटिक्स में। पहले मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स में बीएससी ऑनर्स किया, उसके बाद प्योर मैथमेटिक्स में एमएससी किया। तो ये एक मामूली तालीम जिसे आप कहते हैं। इसमें किसका कसूर था सर? आप एक बहुत बड़े तालीम दान के बेटे और आगे पढ़ न सके। ये कसूर मेरा ही था कि मैं बहुत जल्दी अपने लग गया काम में और 20 साल की उम्र में बैंक मैनेजर हो गया मैं। तो ये तमाम चीज़ थी और कुछ हुई। पहले मैं इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा था, बाबा साहब ने हुक्म दिया कि तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है, तुम अभी पढ़ो यूनिवर्सिटी में। तो मैं रियाजी में चला गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे फिज़िक्स बहुत अच्छी लगती है, तो मैं फिज़िक्स पढ़ूं। तो सब ने कहा हाँ तुम फिज़िक्स पढ़ो। तो मैंने कहा अच्छा, 1 साल में मेरा हो जाएगा प्योर मैथमेटिक्स में, तो मैं प्योर मैथमेटिक्स भी पढ़ लूँ। अप्लाइड तो मैंने पढ़ ली, तो मैंने प्योर मैथमेटिक्स रियाजी का फ़लसफ़ा है, वो पढ़ ली। उसके बाद फिर मुझे बाहर जाना था, MIT में मेरा दाखिला हो गया था, लेकिन वसाइल नहीं थे। तो बस एक नौजवानी में जो आदमी करता है बातें, और ख़ास तौर से जब वसाइल ना हो, तो मैंने बैंक में नौकरी कर ली। वहाँ मैं बैंक मैनेजर हो गया 3 महीने के अंदर। और ये तमाम चीज़ें तो करता रहा। पहली शादी तो कुछ कर नहीं पाया मैं। तो पहली शादी कब की और कितने बच्चे हैं? मेरी 1970 के अंदर, तो
ان سے شادی ہوئی تھی اور 2 بیٹیاں میری ہیں. لیکن 1977 جب آیا اور حالات خراب ہوئے تو وہ بچیوں کو لے کے وہاں فرانس چلی گئی، کیونکہ بہت خراب حالات تھے اور ان کی ضد یہ تھی کہ میں باہر چلا جاؤں، اور کیونکہ وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور انہیں پورا یقین تھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوگا. لیکن وہ زمانہ بھی گزر گیا. اب کوئی 30-32 سال تنہا رہنے کے بعد پھر ناہید مہربان ہوئی اور ان سے اب 4 سال سے دوسری بیگم سے ابھی بچہ کوئی نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ اب، لیکن بیٹی ہماری آ رہی ہے. آپ کی بیٹی آ رہی ہے. آ رہی؟ ہاں، وہ ایک بچی ہے ہماری، اور کیس چل رہا ہے پنڈی میں. بڑی پیاری بچی، 3 سال کی. اور وہ دیکھیے ایک نظر یہی آتا ہے اور امید یہی ہے کہ وہ عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی. اس بچوں بچی کے کو بغیر چلتا نہیں ہے. اس کو اڈاپٹ کریں گے؟ ارے بس کر لیا نا میں نے تو. اللہ رسول کو، مولا کائنات کو گواہ بنا کے میں نے کہا کہ میری بیٹی. عدالت جو بھی فیصلہ کرے. ناظرین، हिते वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ ताज हैदर साहब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी. नाज़रीन, असीं वापस आया आहियूं और ताज हैदर साहब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जारी है. ताज हैदर साहब, आपने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी काम किया, आपने अभी खुद जिक्र किया, और आप पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में से हैं. फिर आपने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ काम किया, फिर आपने आसिफ अली ज़रदारी के साथ काम किया, और आज आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ काम कर रहे हैं. ये जो चारों जो ये जनरेशन्स हैं, या 3 जो जनरेशन्स हैं, इसमें से आपको किसके साथ काम करने में ज़्यादा लुत्फ़ आया, और इन पे शख्सियात पे आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, इनमें से हर एक मतलब अपना अपना रोल अदा कर रहा था. अब या तो ये कहें कि एक बहुत तवील अरसे बीबी साहिबा शहीद के साथ काम किया है, तो इस वजह से लेकिन ये कि उनका सब्र, उनकी दानिश, उनकी मेहरबानी वो नाकाबिल फरामोश. आसिफ साहब उस तवील अरसे तक जेल में रहे, और इसलिए उनसे इतनी कुर्बत हमारी नहीं हो सकी, और वो फिर जब बाहर आए उसके बाद उनके साथ काम किया. और लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी बड़ी दानिश और समझ के साथ, और हर एक का ख्याल करना, और हर एक से वो चीज़ उनमें एक बहुत बड़ा वस्फ़ है कि उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त, फिर एक दूरअंदेशी उनकी. शुरू में हम भी मुखालिफ थे इस मफ़ाहमत की सियासत के, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो समझ में आती रही है. पता चला कि हाँ, मफ़ाहमत की सियासत जो है वही शायद अकेला तरीक़ा हमारे पास है कि हम इस मुल्क को आगे ले जा सकें. समझौते हमने बहुत किए, लेकिन सिर्फ इस मकसद से कि मुल्क आगे जा सके. आपके मिजाज में क्या बात है कि आप हमेशा ठहराव और लो प्रोफाइल रहते हैं? आप इतने बड़े रहनुमा हैं, आप इतने सीनियर आदमी हैं पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन कभी पीपल्स पार्टी आपको कुछ अख्तियार देती है, कभी छीन लेती है, लेकिन आप खामोश रहते हैं. नहीं, इख्तियार छीने तो नहीं जाते. मतलब ये कि कभी ओहदा मिला, कभी नहीं मिला, ये एक सिलसिला रहता है. और इसमें मतलब मैं ज़ाहिर है कि इतनी मुझ में समझ ज़रूर है कि मुझे अंदाज़ा है कि हाँ, किस किस्म के प्रेशर्स हैं और किस तरीक़े से उनको करना पड़ता है. कि बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें हैं कि जो शायद इस बात पे खुश नहीं होती कि और एक ऐसा तरीक़ा आता है कि उनको प्रोवोक नहीं करना है, एक ऐसा वक्त आता है. तो मैं पस मंज़र में रह के काम, लेकिन ये कि काम हम वक्त वो चलता रहता है, जो राय दी जाती है उसको भी अहमियत दी जाती है, और वो हर चीज़ वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है. और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी और ये भी क़यादत का एतमाद है कि कोई भी अगर मुश्किल होगी तो ये होगी, तो उसके अंदर एक ये हमारा भाई ऐसा है कि जो आगे बढ़े और जिम्मेदारी को संभालेगा. जिसे हम सिंधी में चवन था मुंह ॾियण जो,
मतलब इसका तर्जुमा दूसरी ज़बान में नहीं हो सकता। इसके अंदर जो कैफियत है कि मुंह देने में, कि उन्हें पता है कि हाँ ये एक इस्तक़लाल के साथ ये खड़ा रहेगा, मेहनत करता रहेगा। एक चीज़ और मेरे बड़े भाई साहब जौहर हुसैन साहब ने कही थी, मैं ऐसे ही जिक्र कर रहा था कि बीबी साहिबा या बड़ी बेगम साहिबा कितना इज्जत करती हैं, ख्याल करती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो उन्हें ये यकीन है कि तुम धोखा नहीं दोगे, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े धोखे खाए हैं, बड़े बड़े करीबी लोग उन्होंने धोखे उन्हें दिए, उन्हें ये यकीन है कि तुम धोखा नहीं दोगे, तो इसको ऐसे ही रखो। तो ये बड़ी जाहिर है उनकी भी नज़र थी, जानते थे वो, तो उन्होंने कहा कि तो शायद ये बात है कि वो कहते हैं कि नहीं, ये आदमी सच बोलता है, जो बात होती है वो एक फ्रेंकली कहता है, अपनी हर मशवरा मेरा दुरुस्त नहीं होता, लेकिन ये उन्हें अंदाज़ा है कि नीयत जो है वो। ताज हैदर साहब, आप पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं और आपकी पार्टी पिछले 5 साल से भी इक़्तिदार में रही, वफाक में और सूबे में, और आज भी वो सूबे में इक़्तिदार कर रही है। आपकी पार्टी पर इल्ज़ामात हैं कि आपकी पार्टी में बैड गवर्नेंस है, आपकी पार्टी हुकूमत नहीं चला सकती, आपकी पार्टी में करप्शन है, MPAs भरे पड़े हैं करप्शन से, और ख़ुद आपकी हुकूमत अपने ही अफसरान, अपने ही MPAs के ख़िलाफ़ कई इन्वेस्टिगेशंस के आर्डर्स भी कर चुकी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छे बुरे हर जगह हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सियासत का रुख है, और वो सियासत का रुख ये है कि जो रियासत के वसाइल हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए ख़र्च किए जाएँ। अब ये एक जो भी हमारा ढांचा बना हुआ है और जो समाज बना हुआ है, उसके अंदर एक बदकिस्मती से ये है कि जो रियासत के वसाइल हैं वो लोग अपनी जेबों में भी डाल लेते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद ऐसे वज़रा की है कि जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जो काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से चल रहे हैं, और आवाम की भलाई के लिए हमारे प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। तो इसलिए अशराफिया हमारे लिए कुछ ही कहे, मीडिया का भी एक भरपूर प्रोपेगेंडा चलता रहता है, लेकिन आवाम उसका एतबार नहीं करता, और आवाम देखते हैं कि ये लोग हमारे बीच में बैठे हुए, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि हाँ बीच में ये बैठे हुए हैं, बात सुनी जा रही है, और अगर ये नहीं सुन रहा तो कोई और है, और अगर कोई और नहीं सुन रहा तो बाबा ताज हैदर सां ॻाल्हि कयो या ही टेलीफोन नंबर आहे, तो बाबा फ़ोन खणे तो मोबाइल फ़ोन खणे तो ये तो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ताज हैदर साहब, आपका ताल्लुक़ भी कराची से है, और क्या वजूहत हैं कि आप लोग जो पुराने लोग हैं, सीनियर लोग हैं, कराची में पीपल्स पार्टी को एक मुतहर्रिक, एक पॉपुलर जमात नहीं बना सके, जिसके नताइज इस इलेक्शन में भी आपको मायूस कुन मिले हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्टी का सबसे ज़्यादा मजबूत चैप्टर कराची का चैप्टर है। आइए रहमान साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन कहा कि ओन नहीं कर रहे, तो मैंने उनसे यही दरियाफ्त किया कि अगर 1000 कारकुनों की शहादत के बाद और उनका जो डेलीगेशन तशरीफ़ लाया था मुझसे बात करने, तो उन्होंने शोहदा गैलरी के अंदर बिल्कुल नम आँखों के साथ तस्वीरें खिंचवाई कि शोहदा गैलरी के अंदर जगह नहीं बची है तस्वीर लगाने की। तो मैंने उनसे यही पूछा कि जनाब कितने हज़ार हम और शहीद कराएं, उसके बाद आप कहेंगे कि हमें एक ओनरशिप सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा आपकी जानिब से। बड़ी बात यह है कि इतनी तमाम तर मतलब कोई 550 कारकुन हमारे इसी हुकूमत के दौरान शहीद किए गए हैं, और ये सिलसिला चल रहा है। उस तमाम चीज़ों के बावजूद एक सब्र और इस्तक़लाल के साथ पार्टी अपना काम कर रही है, और जो कुछ भी इंतखाबात में धांधली हुई, जिस तरीके से सियासी जमातों को 3 को कहा गया कि आप इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते, उसके बावजूद सिंध में और कराची में कुछ न कुछ हमारी नुमाइंदगी रही। तो ये मेरे ख्याल से उस कारकुनों का जो एक मरकज़ी कोर है, वो लोग के जो हर मुसीबत के वक्त में साथ आके खड़े हो जाते हैं, ये सब उसकी वजह से है कि वो पार्टी के फ़लसफ़े में यकीन रखते हैं,
क़यादत के साथ वफादार हैं और वो करते हैं। नाज़रीन, हिते वठूं था हिकु ब्रेक खां पोइ सेनेटर ताज हैदर साहब सां असांजी गुफ़्तगू जारी रहंदी। नाज़रीन, असीं वापसि आया आहियूं ऐं पीपल्स पार्टी सिंध जे जनरल सेक्रेटरी ऐं पीपल्स पार्टी जे तमामु पुराणे मुतबर शख्सियत ताज हैदर सां असांजी गुफ्तगू जारी है। नहीं, मेरा ये सवाल था कि जो पीपल्स पार्टी आपके जहन में है, जिस पीपल्स पार्टी को आप अपना आइडियल समझते हैं, क्या ये जिस पार्टी की आप जनरल सेक्रेटरी हैं वो ये पार्टी है? मैं रफ़ीक यही कहूँगा कि आदमी गैर मुतमईन रहे तो बहुत अच्छा है। गैर मुतमईन अगर आदमी रहे कि यूँ होता तो क्या होता, वो वाली बात गालिब की जो बाबा के जिक्र पे मुझे याद आई कि इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है और इसमें वो जो एक रिवायती यहाँ का समाज है उसके पस मंज़र में अगर कुछ फैसले किए जा रहे हैं। यानी एक दिन ये हुआ कि हमारी वो थी कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम बैठे हुए थे, टिकट्स हमने दिए थे इलेक्शन में और टिकट्स में आर्गुमेंट मुझे ये दिया जाता था कि जनाब इनका जो कबीला है उसके 40,000 वोट हैं इनके। मौका आया एहतजाज करना था, सड़कें बंद करनी थी, तो मैंने दोस्तों को कहा, मैंने कहा आपने टिकट दिलवाया था, वो 40,000 कहाँ हैं? फिर मैंने कहा कि अच्छा आप अगर ये नहीं कर सकते तो आप मुझे वो जगह बताइए जहाँ पे आप चाह रहे हैं एहतजाज, और मुझे 3 टेलीफोनों की इजाज़त दी और मैं सिर्फ उनसे ये कहूँगा कि जो भुट्टो के कबीले वाले हैं, जो बीबी बेनज़ीर के कबीले वाले हैं, वो निकल आए, मैं पहुँच रहा हूँ। कल सुबह मैं 8 बजे पहुँच रहा हूँ और उस कबीले वाले निकल आए और आप देखिएगा कि ये कितना। वो कहने लगे कि जनाब, मैं नाम नहीं लूँगा, कहने लगे ताज भाई आप पे नाराज़ होंगे, वो ये कहेंगे कि आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं, सही, क्या हम मर गए भुट्टो के कबीले वाले। खुद उन्होंने, जिन पे मैं एतराज़ कर रहा था, उन्होंने कहा ताज भाई ये 2 फ़ोन आपकी तरफ से अगर जाएंगे तो जवाब में वो कहेंगे कि आप क्यों आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि हम खुद नहीं कर सकते? ताज हैदर साहब, इस वक्त दोबारा थर में कहत की सूरत हाल पैदा हुई है और आपने बताया कि आप 1-2 दिनों में थर जाएंगे और ख़ुद वहाँ रिलीफ की निगरानी करेंगे। ये काम आप पहले भी सर अंजाम दे चुके हैं जब थर में कहत था और बच्चे धड़ाधड़ मर रहे थे कहत की वजह से, इफलास की वजह से। उस वक्त आप नाकाम हुए और फिर दोबारा उस काम में हाथ डालने जा रहे। ऐसी सूरत हाल तो नहीं थी, ऐसी सूरत हाल नहीं थी। मैं क्योंकि अखबार पढ़ता था तो काफ़ी परेशान गया था यहाँ से, लेकिन वहाँ जाके मतलब 3-4 घंटे के अंदर ही मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि नहीं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। और कोई तो वो सप्लाईज़ वगैरह भी शुरू हो गई सारी, एक सिस्टम भी बन गया। जो बड़ी तरक्की हुई जिस पे सेनेटर जावेद जब्बार ने अभी 3-4 दिन कबल उनका वो आया, वो मेडिकल उसमें आई कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को किस तरीके से वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो तमाम की तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। जो बच्चों की अमवात का मसला है, वो ज़ाहिर है कि एक तो कहत कभी सर्दी में नहीं आता, ये कहत अजीब था कि सर्दी में आया था। हुआ सिर्फ ये था कि शदीद सर्दी पड़ी थी फरवरी के महीने में और 4 रातों को तो बिल्कुल बिलो ज़ीरो टेम्परेचर गया था, तो नीचे की घास जो भेड़ें खाती थीं वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा, उस सर्दी की वजह से नमूनिया भी, तो जो औसत था फरवरी में बच्चों की अमवात का, उससे कोई 6 अमवात ज़्यादा हुई थी क्योंकि। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अस्पताल वो तमाम चल रहे हैं जो कि सेनेटर जावेद जब्बार देख के आए। पहले लोग जाते नहीं थे क्योंकि अस्पतालों में ना डॉक्टर होता था ना दवाएं उनको मिलती थी, अब वो जा रहे हैं, तो इसलिए जो कुछ भी अमवात हो रही हैं वो रिकॉर्ड पे आ रही हैं। और मैंने अभी रिपोर्ट ली है और मेरे पास डेली वहाँ की रिपोर्ट आती है। तो 2 दिन का या 3 दिन का बच्चा इसलिए नहीं मरता कि आटा नहीं है, लेकिन एक गुर्बत वहाँ पे है और उस गुर्बत को मिटाने की, उस गुर्बत की वजह से दूसरे मसाइल पैदा हो रहे हैं।
उस गुर्बत को, और इसलिए एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के प्रोग्राम, वहाँ के पानी के वसाइल, और बहुत बड़े पानी के वसाइल हैं, वहाँ की मवेशी वानी एनग्रो से हमने किया है, एक मैपिंग हम कर रहे हैं पूरी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि साल भर के अंदर। क्योंकि हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो रमज़ान का महीना है, तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा कि ताज हैदर साहब ज़िंदगी में कितने रोज़े रखे हैं और कब कब रखे हैं, आया रखे भी हैं या नहीं रखे? मेरे ख्याल से गिनती करके इबादत नहीं करनी चाहिए, और इबादत का पता नहीं क्या सिलसिला है। कभी तो आदमी ऐन आलम नमाज में सोचता है कि अच्छा मेरा 10 बजे किससे अपॉइंटमेंट है, मेरा 11 बजे। और ये मैं सब नमाजियों के लिए कहना चाहता हूँ, वो ना माने तो बात, नमाज पढ़ते में आदमी कहता है कि अच्छा, मैं तो 1-2 दफ़ा घड़ी भी मैंने देख ली कि अच्छा किस वक्त मुझे कहाँ पहुँचना है। ऐन आलम नमाज में कभी ये हालत होती है। कभी रात की तारीकी में आँख खुलती है और एक विर्द होता है, या सत्तार या करीम, कि ऐबों को छुपाने वाले मेरे ऐबों को छुपा, ए करम करने वाले मेरे हाल पहला पे रोज़ा करम कब कर। रखा था? वो तो बचपन में जिद थी, और शाम को पानी भी पी लिया था नहाते में। ये जो है। नाज़रीन, ही हुआ सेनेटर ताज हैदर, जेके पीपुल्स पार्टी जा इंतहाई क़ाबिल एहतराम ऐं इंतहाई सीनियर रहनुमा आहिनि, ऐं सेनेट ऑफ पाकिस्तान जा मेंबर बि आहिनि। उन्हनि सां अॼु असांजी तफ़सीली मुलाक़ात ऐं कचहरी रही। सुभाणे मिलंदासीं हिकु नए महिमान ऐं नई शख़्सियत सां पंहिंजे प्रोग्राम अफ़्तार ते गुफ़्तार में। अल्लाह वाहे।